एसोसिएट कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। एसोसिएट कोलाइड, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। तो इन तीनों का डेफिनेशन मैं बताई थी। मल्टीमॉलिक्यूलर मोलाइड किसे बोलते हैं और आपका मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और एसोसिएट कोलाइड किसको कहा जाता है और इनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है या कैसे इन कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग एसोसिएट कोलाइड को देखेंगे और एसोसिएट कोलाइड का जब फॉर्मेशन होता है तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है साबुन। साबुन से झाग का जो फॉर्मेशन होता है या मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है उसी के एग्जाम्पल को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड के अंतर्गत देखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी मिसेल का फॉर्मेशन आता है तो हम लोग को याद होना चाहिए कि जो एसोसिएट कोलाइड होता है उसके अंतर्गत ही या उसके एग्जाम्पल में हम लोग मिसेल के फॉर्मेशन को देखते हैं। मिसेल के जो फॉर्मेशन है उसको देखने के लिए हम जो सॉप यूज करते हैं, जनरली साबुन यूज किया जाता है, वो कैसे वर्क करेगा और किस प्रकार से मिसेल का फॉर्मेशन होगा उसको देखेंगे। तो इसको हम लोग 10th क्लास में और पढ़ चुके हैं। साइंस की जो विज्ञान है उसमें मिसेल्स को दिया गया है, उसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एसोसिएट कोलाइड जहाँ पर भी आएगा उसमें एसोसिएट कोलाइड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के अंतर्गत देखेंगे साबुन को देखेंगे और साबुन का में मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल क्लियर नहीं आ रहा वीडियो? कैसे फॉर्मेशन होता है मिसेल का, तो जनरली इसको याद रखना कि जो सोडियम स्टीरेट होता है, सोडियम स्टीरेट मतलब कि साबुन, जब साबुन को हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर सोडियम स्टीरेट जो है वो अपने आयंस में टूट जाता है और दो प्रकार के आयन का फॉर्मेशन करता है। एक होता है Na+ आयन और दूसरा होता है COO- आयन। दो आयंस का फॉर्मेशन करेगा सोडियम स्टीरेट। याद रखना इसको, सोडियम स्टीरेट। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरेट का CH3 C17H35 COO Na। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। इस सोडियम स्टीरेट से ही हम लोग साबुन बोलते हैं क्योंकि साबुन जो है वो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। जब हम इसको जल में घोल देते हैं, किसमें घोलेंगे? जल में घोलते हैं। तो जल में घोलने पर सोडियम स्टीरेट अपने आयन में टूट जाता है और Na+ आयन और दूसरा आपका COO- आयन का फॉर्मेशन करता है। जब हम क्या किए, इसको जल में घोल देते हैं सोडियम स्टीरेट को, Na+ आयन और COO- आयन का फॉर्मेशन होता है। इसको पूरा लिख सकते हैं हम लोग C13H35। ये दो आयंस का फॉर्मेशन होता है जब हम इसको जल में घोल देते हैं सोडियम स्टीरेट को। तो ये जो आयंस हैं आपस में एसोसिएट होगा। ये आयन क्या करता है? आपस में एसोसिएट होकर के कोलाइड आकार का मिसल का फॉर्मेशन करता है। याद रखना, ये दोनों आयंस आपस में एसोसिएट होगा, संगुणित होगा और संगुणन के फलस्वरूप ये
ये कोलाइड आकार का, जैसा कोलाइड दिखता है उसी के आकार का, कोलाइड आकार के मिसल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से मिसल का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा मिसल? जब हम सोडियम स्टीरेट को जल में घोलेंगे तो सोडियम आयंस और स्टीरेट आयन का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों आयन आपस में एसोसिएट होगा, संगुणित होगा और संगुणन के फलस्वरूप कोलाइड आकार के मिसल का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखें मिसल कैसे बनेगा, तो इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें। तो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ये हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ा रहता है आपका COO माइनस आयन। COO माइनस इस हाइड्रोकार्बन में जुड़ा रहता है और इनमें दो पार्टों में ये डिवाइड रहता है। एक को हम लोग मान लेते हैं, ये वाले पार्ट को हेड, इसको हम क्या बोल देते हैं? हेड। और ये जो रहता है पीछे का उसको हम लोग मान लेते हैं टेल। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है। टेल वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन। और जो हेड वाला पार्ट होती है वो वाटर की ओर, पानी की ओर, अंदर की ओर जाता है। मतलब जो COO माइनस है वो जल की ओर अग्रसित होने लगता है। हेड वाला पार्ट क्या करेगा? पानी की ओर रहता है, पानी की ओर। और आपका जो टेल वाला पार्ट है, पूंछ वाला पार्ट है, वो रहता है ऑयल की ओर। ये ऑयल की ओर रहता है। ये इसमें कंडीशन बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो तेल वाला पार्ट होता है उनका नेचर देखेंगे तो तेल वाले पार्ट का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। इनका नेचर, तेल वाले जो पार्ट है उनका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। लेकिन आप जो हेड वाला पार्ट होता है उनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। ये तेल वाला हाइड्रोफिलिक रहेगा, हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक रहेगा। वॉशिंग पाउडर को डाल दें और उसको बिना टच किए देखेंगे तो क्या झाग का फॉर्मेशन होगा? नहीं होता, क्योंकि जब तक हम उस पानी और वॉशिंग पाउडर को आपस में मिक्स ना कर दें। जब हम पानी और वॉशिंग पाउडर को आपस में हाथ से घोले तो झाग का फॉर्मेशन होता है। और वो जो झाग का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? मिसल बोलेंगे। और जैसे ही उस झाग में हम कपड़े को डुबाते हैं तो कपड़े को डुबाते हैं तो कपड़े में ऑयल रहता है। कपड़े को डुबाते हैं तो उसमें क्या रहता है? ऑयल रहता है। तो ये जो ऑयल होती है वो उसके हेड वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, सॉरी तेल वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, जिनका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब पानी से वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और जो आपका हेड वाला पार्ट है वो पानी की ओर चला जाता है और COO माइनस आयन पानी की ओर चला जाएगा। और आपका जो तेल वाला पार्ट है आपका ऑयल की ओर चला जाता है। और इस प्रकार से एक कोलाइड के आकार का मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कैसे मिसल बनेगा। सपोज करें ये हम क्या लिए? वाटर। ये आपका कोई वाटर है। वाटर में ये जो हेड वाला पार्ट होती है वो ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है। ये 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 हेड वाला पार्ट अरेंजमेंट हो जाता है ऐसे। और जो तेल वाला पार्ट है और हेड वाला पार्ट क्या है? माइनस आयन, COO माइनस, COO माइनस और COO माइनस, ये ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है। तो जो तेल हेड वाला पार्ट है वो पानी की ओर अरेंजमेंट हो जाएगा। और आपका जो तेल वाला पार्ट है, तेल कौन सा होगी? ये तेल वाला पार्ट कहाँ पर अरेंज हो जाता है? ऑयल की ओर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से ये एक कोलाइड के आकार का मिसल का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं मिसल। ये होता है मिसल। इस प्रकार से आपको मिसल के फॉर्मेशन को देखना है, कैसे मिसल का फॉर्मेशन होता है।
अब ये इसमें थोड़ा और देखें, जो मिसल बनाना है हमको, तो मिसल बनाने के लिए कुछ विशेष टेम्परेचर की जरूरत होती है और कुछ विशेष कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मिसल का फॉर्मेशन जो है वो एनी टेम्परेचर पर हो जाएगा या किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मिसल का फॉर्मेशन होता है, ये नहीं होता। तो हम जब भी मिसल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मिसल फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मिसल का फॉर्मेशन होगा। यदि उस टेम्परेचर से कम या अधिक टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में कभी भी मिसल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसको याद रखना है आपको, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मिसल फॉर्मेशन के लिए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। याद रखना, मिसल बनाने के लिए 3 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन है। मिसल बनाना है आपको, तो मिसल बनाने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। पहला कंडीशन पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होती है उस टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्राफ्ट टेम्परेचर। इस क्राफ्ट टेम्परेचर पर ही मिसल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीजें इसमें और याद रखना है आपको कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए मिसल फॉर्मेशन के लिए। यदि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, यदि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो उस कंडीशन में मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है CMC, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। CMC क्या बोलेंगे? जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो मिसल बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और साथ ही साथ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस प्रकार से हम मिसल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये ओवरऑल होता है मिसल फॉर्मेशन। तो कभी भी मिसल का फॉर्मेशन कैसे होगा या मिसल क्या है करके क्वेश्चन आता है तो आपको उसको डिफाइन करना है। मिसल क्या है? सोडियम स्टीरेट, मिसल जो होती है वो सोडियम स्टीरेट का आयंस होता है। सोडियम स्टीरेट या साबुन से बना हुआ एक कोलाइड आकार का मिसल होता है। इसमें हम सोडियम स्टीरेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो Na+ और COO- आयन में विभक्त होता है, और Na+ जो आयन है उसके तेल वाले पार्ट में चला जाता है, और तेल वाला पार्ट का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि हम मिसल बनाते हैं उस समय ऑयल की ओर चला जाता है। ऑयल रहता है उस ओर अरेंजमेंट हो जाता है Na, और आपका जो COO- होती है वो हेड का कार्य करता है, और मिसल फॉर्मेशन के समय हेड जो है वो आपका पानी की ओर इकट्ठा होने लगता है, और इनकी नेचर हाइड्रोफिलिक होती है, और इस प्रकार से मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है। मिसल बनाने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो मिसल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये होता है मिसल का फॉर्मेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो एसोसिएट कोलाइड जो होती है, संगुणित कोलाइड है, उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत हम मिसल का फॉर्मेशन या साबुन या झाग का फॉर्मेशन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेथड दिया गया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उस मेथड को हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है बनाने के लिए, वो है इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन। पहला मेथड होता है
बनाने के लिए कोलाइड सॉल्यूशन को, वो मेथड को नाम दिया गया है ब्रेडिंग्स की आर्क विधि। और ये नाम से ही पूछा जाता है, कोलाइड सॉल्यूशन बनाने की ब्रेडिंग की आर्क विधि को समझाइए। और ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। डायग्रोमेट्रिक एक्सप्लेन इन ब्रेडिंग्स आर्क मेथड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता ही है इस चैप्टर के अंतर्गत। इसको देखते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन पहला देखें। प्रिपरेशन बहुत सारे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसी को मैं बताऊंगी आपको। प्रिपरेशन में पहला मेथड होता है, नाम दिया गया है ब्रेडिंग की आर्क विधि। पहला मेथड का नाम है ब्रेडिंग की आर्क विधि। इस विधि को सबसे पहले आपको देखना है, ब्रेडिंग की आर्क विधि क्या होता है या कैसे ब्रेडिंग की आर्क विधि के द्वारा हम कोलाइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको मैं पहले बता दूं कैसे इसमें बनाया जाता है कोलाइड सॉल्यूशन। इसमें कोलाइड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सबसे बड़े टैंक लिया जाता है। एक टैंक लेते हैं और उस टैंक को पूरी तरह से बर्फ से भर दिया जाता है, उसमें आइस डाल दिया जाता है। उसके बाद एक छोटा टैंक लिया जाता है और उस छोटे टैंक को बर्फ वाले टैंक के ऊपर रख दिया जाता है। रखने के बाद हमें जिस धातु का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मीन्स जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को उस छोटे टैंक में रख करके उसमें इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड जोड़ा जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो सेम होता है। दोनों इलेक्ट्रोड कैसा रहता है? सेम। जैसे हम Ag का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो दोनों कैसा होना चाहिए? Ag का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और इतना करने के बाद हम उसमें अमीटर, प्रतिरोध सब लगा देते हैं इलेक्ट्रोड में। और जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास जैसे ही कराया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड में एक चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, एक आर्क उत्पन्न होता है। आर्क मीन्स चिंगारी। एक आर्क उत्पन्न होने लगता है। और किसका आर्क उत्पन्न होता है? जिस सॉल्यूशन का जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। और ये जो चिंगारी उत्पन्न होती है, ये चिंगारी जो होती है उनका टेम्परेचर, ताप बहुत अधिक होता है और अधिक होने के कारण वो वाष्पित होने लगता है। और उस वाष्प को रोकने के लिए ही हम लोग उस टैंक को, छोटे टैंक को किसके अंदर रख देते हैं? बर्फ के अंदर रख देते हैं, ताकि वो जो Ag का जो वेपर निकल रहा है वो वेपोराइज ना हो, इसीलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं? बर्फ डाल देते हैं। और इस प्रकार से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है ब्रेडिंग की आर्क विधि। और इसको आपको चित्र के थ्रू समझाना है कैसे बनाना। तो सबसे पहले इसमें याद रखना, ब्रेडिंग की आर्क विधि के द्वारा हम लोग स्वर्ण हो गया, रजत मतलब गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन तीनों धातु या फिर अन्य और भी कोई धातु ले, इन धातुओं के कोलाइड विलयन हमें प्राप्त करना है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? एक हो गया आपका सिल्वर,
सिल्वर गोल्ड कॉपर और कुछ एवं अन्य धातु मेनली ये तीनों याद रखें, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। तो इन तीनों धातुओं का हमें कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त करना है। कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो उसके लिए हम ब्रेडिंग की आर्क विधि का उपयोग करते हैं। जो ब्रेडिंग की आर्क विधि है, इन धातुओं का कोलाइडल सॉल्यूशन जब हमें बनाना रहता है तो इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। अब इस विधि में क्या करते हैं इसको बता रही हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बड़ा सा टैंक लेना है। ले रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या किए, एक बड़ा सा टैंक लिए। इस बड़े टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लेते हैं। एक छोटा टैंक लिए, ये छोटा सा टैंक ले लिए, ये छोटा टैंक। अब ये जो बड़ा वाला टैंक है, उस बड़े वाले टैंक में हम पूरे साइड क्या भर देते हैं, आइस डाल देते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर पूरा आइस भर दे रही हूँ। इसमें पूरे में हम क्या डाल दिए, बर्फ डाल दिए, ये आइस डला हुआ है। कैसा है, हिमकारी मिश्रण। यहाँ पर क्या डला हुआ है, हिम मिश्रण मीन्स आइस। ये लिख दे, आइस ही आइस भरा हुआ है। दो टैंक है, पहले वाले टैंक में हम क्या कर दिए, पूरा आइस भर दिए, ये भरा हुआ है आइस। दूसरा वाला टैंक ले रहे हैं। दूसरे वाले टैंक में हमें जिस धातु का क्या बनाना है, कोलाइडल विलयन, उस धातु को लेते हैं और उस धातु में दो इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। सपोज करेंगे पहला इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। दो इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड में हम क्या जोड़ देते हैं, प्रतिरोध जोड़ दें ये, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें अमीटर जोड़ देते हैं। ये इतना आपको करना है। अमीटर जोड़ दिए और इसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इतना करना है। और दोनों इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो हम लोग सपोज देखें एजी का देख रहे हैं, सिल्वर का एजी, एयू और सीयू। एजी का देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड कैसा है, एजी का, और एबी किसका है, एजी का। इतना करना है। और इसमें क्या डालोगे, ये जो दूसरे वाले बीकर है उसमें क्या डाल दिए हम लोग, पूरी तरह से इसमें पानी भर दिए। ये आपका पानी डाल दिए, यहाँ पर लिख दे रही हूँ वाटर। ये वाटर डला हुआ इसमें, ये टैंक में आइस डला हुआ है। अब देखो हमें क्या बनाना है, सिल्वर का कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है। तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रोड में विद्युत करंट पास करते हैं तो इस विधि को और एक नाम दिया गया है। नाम क्या है, इलेक्ट्रोडिसइंटीग्रेटिंग। दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोडिसइंटीग्रेटिंग। ये इस मेथड का नाम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड का यूज होता है, इसलिए इस विधि को और नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोडिसइंटीग्रेटिंग मेथड भी बोला जाता है। अब देखें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो एक बीकर में आइस भर दिए, दूसरे में पानी भर दिए, और जिस धातु का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस कोलाइडल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड लिए। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास किया जाता है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में आर्क उत्पन्न होने लगता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड में क्या उत्पन्न होता है? आर्क पैदा होता है, आर्क पैदा होने। और ये आर्क मीन्स चिंगारी उत्पन्न होती है। और ये जो चिंगारी उत्पन्न होती है तो ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड में से सिल्वर जो है वो वेपोराइज होने लगता है। ये एजी जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, भाप में बदलने लगता है। और ये जो एजी भाप में बदलता है और ये वेपोराइजेशन ना हो, मतलब ये एजी जो है वो वेपर में पूरी तरह से बदल ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? एजी को ठंडा करने के लिए इसमें इस जो बड़ा वाला टैंक है उसमें डाल दिए रहते हैं आइस को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें बड़े वाले टैंक में बर्फ क्यों लिया जाता है? तो इसका आंसर होता है कि जो सिल्वर को वेपोराइजेशन से, सिल्वर को वाष्पन होने से बचाने के लिए हम बड़े टैंक के अंदर आइस बर्फ को रखते हैं। इसको रखा जाता है जिससे सिल्वर जो है वो वेपोराइज नहीं होता और हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ये पहली विधि होती है। तो जो सिल्वर पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज नहीं होता और हमें वेपोराइजेशन से बचाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये पहला मेथड होता है। उसी को ब्रेडिंग की आर्क विधि कहते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेटिंग विधि भी कहा जाता है। इस विधि के द्वारा, याद रखना, इस विधि के द्वारा उन्हीं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या कुछ अन्य धातु उन्हीं का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि देखें, दूसरी विधि क्या होती है? पेप्टीकरण। ये भी क्वेश्चन आता है। पहला हो गया। दूसरी विधि है पेप्टीकरण। ये भी क्वेश्चन में आता है पेप्टीकरण क्या है करके। पेप्टिटाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? तो पेप्टाइजेशन क्या है? तो ये एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की मेथड है। मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की ये दूसरी विधि है। पहला विधि क्या हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की? ब्रेडिंग की आर्क विधि। दूसरा है पेप्टीकरण या पेप्टिटाइजेशन क्या होता है? तो इस विधि के द्वारा भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इस विधि में बताया गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए फ्रेश पीपीटी की आवश्यकता होती है। फ्रेशली पीपीटी मतलब तुरंत बना हुआ प्रोसिपिटेट और छेप जिसको बोलते हैं। पीपीटी को क्या बोलते हैं? पीपीटी प्रोसिपिटेट मीन्स और छेप की जरूरत होती है। इस विधि में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए तुरंत बना हुआ और छेद की जरूरत होती है। मतलब फ्रेशली प्रोसिपिटेट की आवश्यकता होती है पेप्टिडाइजेशन के लिए। अब इसमें देखो कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें बनाने के लिए फर्स्टली हम एक क्या लेते हैं? एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, एक परख नली। ये एक परख नली लिए। इस परख नली में हम क्या डाल देते हैं? FeOS। क्या हो गया?
आगे क्लियर। एक क्या लिए, परख नली लिए। इस परख नली में हम क्या डाले, FeO3 का सॉल्यूशन। जब FeO3 के साथ पानी डाल करके हम क्या करते हैं, उसमें FeOH3 इसमें हम क्या डाल दिए, वाटर डाल दिए। पानी डालने के बाद इसमें एक सुटेबल क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना है। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना है। और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यदि FeCl3। ये हम क्या किए, एक बीकर लिए, उस बीकर में पहला सॉल्यूशन क्या डाल दिए, FeOH3 और वाटर, इन दोनों का मिश्रण को डाल दिए। डालने के बाद हम इस परख नली में एक सुटेबल क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। डाल दिए इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद इस परख नली को सेक करते हैं, हिलाते हैं तो यहाँ पर कोलाइड सॉल्यूशन का व्हाइट प्रोसिपिटेट हमें प्राप्त हो जाता है। कोलाइड सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस कोलाइड सॉल्यूशन का क्या बन जाता है, व्हाइट प्रोसिपिटेट बन जाता है, या कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो इस विधि को बोला जाता है पेप्टिडाइजेशन विधि। इसमें थोड़ा और देख लो, पेप्टिडाइजेशन विधि में क्या करते हैं। इस विधि में याद रखा जाता है, मैं यहाँ पर आपको क्या बोली हूँ, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ही डालना है। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का चयन करना है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का हम चयन करेंगे जिसमें जिस सॉल्यूशन का, जिस धातु का, जिसका हमें क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसी के किसी भी एक आयन के समान ही दूसरा आयन इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसमें आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए। आयन इज कॉमन होना चाहिए। उसी कंडीशन में ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे देखें, यहाँ पर हम FeOH3 लिए हैं। FeOH3 में क्या है, आयरन है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसमें भी क्या है, आयरन है। इसमें कॉमन आयन क्या हो गया, आयरन। तो जब उसमें कॉमन आयन उपस्थित हो, उसी कंडीशन में ही यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज करना है हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये दूसरी विधि होती है पेप्टिकरण। तो पेप्टिकरण के अंतर्गत पेप्टिकरण में क्या करते हैं कि हम जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसमें पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके जब हम उसको सब करते, हिलाते हैं, तो उससे कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, पीपीटी के रूप में, फ्रेश पीपीटी के रूप में कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरी विधि हो गया पेप्टाइजेशन। फिर नेक्स्ट विधि तीसरा देखते हैं हम लोग, केमिकल मेथड। कुछ केमिकल मेथड है, उसके द्वारा कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। रफ कर दूं इसको, दो विधि बता दी, ये तीसरा विधि है। हम बताएं कैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो तीसरी विधि है केमिकल विधि, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो, केमिकल मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की अलग अलग है। पहला होता है बाय डबल डिकम्पोजिशन। पहला होता है डिकम्पोजिशन,
डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, टूटना, कैसे आयंस आपस में या धातु आपस में टूटेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें बोला गया डबल डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें दो आयंस आपस में डिकम्पोज होगा, टूटेगा, इसलिए उसको हम नाम देते हैं डबल डिकम्पोजिशन। इसमें जब हम AH2O3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन की क्रिया कराते हैं 3H2S के साथ। किसके साथ करा दिए? 3H2S के साथ कराते हैं, तो इसमें ये दोनों जो है वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो AS जो है 2 और ये जो सल्फाइड है AH2 और S3, ये पहला कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा और बचेगा क्या? आपका वाटर मॉलिक्यूल 3H2। तो ये बना जो है वो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये पहला इसमें इसको डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोला गया है कि यहाँ पर ये डिकम्पोज हो रहा है AS2 और दूसरा क्या है आपका H2S में से S डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें दूसरा देखें बाय रिडक्शन, दूसरा देखें बाय रिडक्शन के द्वारा कैसे इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसको बनाने के लिए जब हम AuCl3 गोल्ड क्लोराइड इसकी